हेलो देयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने। और आज हम लोग करने जा रहे हैं क्या। आज हम लोग देखने जाएंगे कि 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस में कौन से एडिशनल टॉपिक्स सीबीएसई ने ऐड करे हैं इस बार 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले ली थी। अब हम लोग देखने वाले हैं कि वो कौन से टॉपिक्स है जो कि हमारे एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन सीबीएसई ने अलग से उसको ऐड किया है। उन्हीं चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने और आप सबका स्वागत करता हूं मैं ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर, जो कि आप लोगों के लिए बहुत सारी ह्यूमैनिटी से रिलेटेड वीडियोस लेकर आता है और आप सबका हेल्प करता है आपके मार्क्स को रेज करने में और आपके बोर्ड के एग्जाम्स को टारगेट करने में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज वाली वीडियो हमारी और देखते हैं कि हमारे पास कौन से एडिशनल टॉपिक्स हैं। हम लोगों ने देख लिया था कि बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो कि एलिमिनेट कर दिए हैं सीबीएसई ने, लेकिन उसके साथ साथ सीबीएसई ने क्या करा है, कुछ एडिशनल टॉपिक्स ऐड करे जिसके बारे में बच्चों को इन्फॉर्मेशन कम रहती है। तो उसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे। एडिशनल टॉपिक्स देखते हैं हम लोग कि पॉलिटिकल साइंस में हमारे पास कौन से एडिशनल टॉपिक्स हैं जो कि सीबीएसई ने इस बार हम लोगों को प्रोवाइड किया है। आइए देखते हैं। सबसे पहला एडिशनल टॉपिक हम लोग पहले बात करेंगे हमारे इस वाली किताब की, जिसका नाम है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में देखते हैं। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कौन से टॉपिक्स एडेड है। अगर हम लोग बात करें सबसे पहले चैप्टर की, जिसका नाम है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, तो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में हमारे पास जो फर्स्ट सब टॉपिक है जो कि ऐड किया है सीबीएसई ने, वो है अरब स्प्रिंग। और सिर्फ ऐड नहीं किया, सिर्फ टॉपिक नहीं दिया, बल्कि टॉपिक के बारे में कंटेंट भी प्रोवाइड किया, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है। इस चीज के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सीबीएसई नहीं पूछेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इस चीज को करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि एंड ऑफ बाइपोलैरिटी की हमारा चैप्टर है और इस चैप्टर में एनसीईआरटी में अरब स्प्रिंग के बारे में हम लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, लेकिन एंड ऑफ बाइपोलैरिटी के साथ साथ एक सब टॉपिक ऐड कर दिया गया है अरब स्प्रिंग नाम से, और अरब स्प्रिंग के बारे में इंफॉर्मेशन भी दे दी गई है। ये सारी की सारी पीडीएफ भी मैं आप लोगों को दे दूंगा और मैं खुद इन एडिशनल टॉपिक्स को भी पढ़ाऊंगा आपको, और चैप्टर के साथ ही पढ़ाऊंगा ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए, है ना। ऐसा ना लगे कि ये इंटीग्रेटेड पार्ट नहीं है चैप्टर का। तो ये चैप्टर का बिल्कुल इंटीग्रेटेड पार्ट है। हमारी किताब जो है वो 2014-16 के आसपास की छपी हुई है, और इसी वजह से इवेंट्स को जोड़ने के लिए सीबीएसई क्या करता है, एडिशनल टॉपिक्स ऐड कर देता है। ये एडिशनल टॉपिक्स पता रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार टीचर्स को भी पता नहीं होता तो बच्चों को करवाते नहीं है, जिसकी वजह से मार्क्स जो है बच्चों के बोर्ड के एग्जाम में कम आते हैं। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, इन एडिशनल टॉपिक्स को स्टार्टिंग से ही टारगेट करते हुए चलना है। तो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी जो हमारा पहला चैप्टर है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली किताब का, है ना, यानी कि बुक 1 का, उसमें हमारे पास अरब स्प्रिंग नाम का एक टॉपिक दिया गया है। इसके साथ साथ देखते हैं और कौन से टॉपिक्स हैं हमारे पास। तो चैप्टर नंबर 2 में देखते हैं। चैप्टर नंबर 2 हमारे पास है कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर, जिसको हम लोगों ने अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर के नाम से हम लोग पिछले साल पढ़ाते थे, और एग्जाम में न्यू सेंटर्स ऑफ पावर के बारे में भी आता है। कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर, तो अलग अलग नाम से जाना जाता है इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर में जो हमारे पास सब टॉपिक है वो बहुत सारे हैं। जैसे कि हमारे पास सब टॉपिक है ब्रिक्स का, है ना। तो ब्रिक्स हमें पता है कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका से मिलकर बनता है। तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो सीबीएसई ने क्या किया, एडिशनल टॉपिक तो दिया है, उसके साथ साथ उसकी इन्फॉर्मेशन भी दी है और बोला है कि भैया जब चैप्टर पढ़ाएंगे टीचर्स, उसके साथ ये भी पढ़ा देना बच्चों को, क्योंकि हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो ब्रिक्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। इसके साथ साथ हम लोगों को रशिया के बारे में पढ़ना है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि रशिया एक इमर्जिंग पावर है ना। और आजकल न्यूज़ में भी है, क्योंकि यूक्रेन के ऊपर अटैक वगैरह कर रहा है। तो रशिया के बारे में इंफॉर्मेशन दी है और बोला है कि रशिया के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है। कौन से वाले चैप्टर के साथ, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर के साथ। उसके साथ साथ इंडिया, तो इंडिया भी एक इमर्जिंग पावर है। हम सबको पता है कि इंडिया स्ट्रांग होता जा रहा है बहुत ज़्यादा, है ना। और इंडिया ने अब टारगेट बना लिया कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है इंडिया को अपनी। तो इसी वजह से इंडिया भी क्या है, बहुत मजबूत देश बनता जा रहा है ना। यूएस की हेजीमनी को टारगेट या टक्कर देने वाला एक देश बनता जा रहा है ना। यूएस के डोमिनेंस को कम करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स को बढ़ रहे हैं कि ऐसे कौन सी पावर्स उभर रही है पूरी दुनिया में जो कि यूएसए को टक्कर दे। तो हम लोगों ने अभी ऊपर देखा, हम लोगों ने रशिया के बारे में, है ना, ब्रिक्स के बारे में देखा, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो यूएसए को टक्कर दे सकती है। उसी तरीके से इंडिया के बारे में बताया गया है, उसी तरीके से इजराइल के बारे में बताया गया है। इजराइल के बारे में हम सबको पता है कि इजराइल जो है वन ऑफ द वर्ल्ड पावर्स है ना। टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे है ना। यूएसए खुद टेक्नोलॉजी कई बार इजराइल से खरीदता है। तो इजराइल के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। ये भी हम लोग अपने चैप्टर के साथ पढ़ेंगे जब हम लोग कंटेम्प्रेरी
सेंटर्स ऑफ पावर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद अगर हम लोग आगे देखें और कौन सा टॉपिक है, तो हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, है ना। तो पहले ये चैप्टर जो है यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन के नाम से आता था, अब इसका नाम थोड़ा सा चेंज करके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस किया है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गन्स तो पढ़ने ही पढ़ने, और कौन से इंटरनेशनल ऑर्गन्स है जो कि हम लोगों को पढ़ने, तो एक्स्ट्रा कुछ टॉपिक्स दिए सीबीएसई ने, जैसे कि यूनेस्को के बारे में पढ़ना है हम लोगों को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है, और इन्फॉर्मेशन भी दे दी गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, चैप्टर के साथ ही करते जाएंगे तो प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। यूनिसेफ के बारे में पढ़ना है हम लोगों को, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें, है ना। आईएलओ के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। अगले चैप्टर में बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है हमारे पास सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, है ना। तो सिक्योरिटी में टेररिज्म नाम का टॉपिक जो है हमारी किताब में हम लोगों को नहीं मिलता है, तो सीबीएसई ने इसको अलग से प्रोवाइड किया और कहा है कि ये चीज़ पढ़ लेना, क्योंकि टेररिज्म के बारे में हम लोग देखते हैं न्यूज़ में रहता है ना, यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, यहाँ पे हमला हुआ, ये हो गया वो हो गया, ठीक है। तो टेररिज्म एक हॉट टॉपिक है, और इसी वजह से टेररिज्म के बारे में सीबीएसई ने एडिशनल टॉपिक हम लोगों को दिया है, जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। इसके साथ साथ टेररिज्म के बारे में सारे की सारी इन्फॉर्मेशन दी है और बोला है कि इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो 4 चैप्टर हम लोग देखे, जिसमें कि एडिशनल टॉपिक दिए हैं बुक 1 में। बुक 2 की अगर बात करें तो देखते हैं बुक 2 में क्या क्या है। तो बुक 2 हमारी है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में देख लिया। इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में देखते हैं कि कौन सी नए टॉपिक्स हम लोगों को इसमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो चैप्टर हमारा सबसे पहले है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, जो फर्स्ट चैप्टर है ना, और मैंने बताया भी था आप लोगों को कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर्स है ये, और हम लोग इसी चैप्टर से स्टार्ट करेंगे हमारा पढ़ाई, ठीक है। सबसे पहले यही चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो इसमें एडिशनल टॉपिक देखते हैं हमारे पास क्या, तो इसमें एडिशनल टॉपिक है पटेल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, है ना। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में हम लोगों को पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है सारे के सारे प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करवाने में, तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पटेल एंड नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है यहाँ पर, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है। फिर चैप्टर नंबर 3 में है, चैप्टर नंबर 3 पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट है, और पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट हम लोगों ने कल देखा था कि सिर्फ 2 नंबर में आ रहा है, ठीक है। और अगर 2 नंबर में आ रहा है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब एडिशनल टॉपिक भी दे दिए गए हैं इसमें, मतलब ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन आए, ठीक है। तो एडिशनल टॉपिक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एडिशनल टॉपिक में बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक दिया हमें, जिसका नाम है नीति आयोग, है ना, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी गई है हमें, और सीबीएसई कह रहा है कि भैया टीचर्स अपने बच्चों को ये पढ़ा देना, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन हम लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। और नीति आयोग जो है, इसके बारे में क्वेश्चन पिछली बार भी आया है, बस 2023 में जो बोर्ड एग्जाम हुआ तो उसमें भी क्वेश्चन आया है ये, तो रिपीट होने के चांसेस है। पिछली बार भी एडिशनल टॉपिक था, इस बार भी एडिशनल टॉपिक है नीति आयोग। तो नीति आयोग के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है। अच्छा, एक और टॉपिक दिया है। अब देखो, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, तो हो सकता है कि नीति आयोग के बारे में एक एमसीक्यू पूछे और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में एक एमसीक्यू पूछे, या फिर हो सकता है कि इन दोनों टॉपिक में से कोई 2 नंबर का क्वेश्चन पूछे, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो एडिशनल टॉपिक दिया। दूसरा एनडीसी दिया है, एनडीसी भी 1950 में बनी थी प्लानिंग कमीशन के साथ, तो उसके बारे में बताया। ये राष्ट्रीय विकास परिषद भी बोला जाता है ना, डेवलपमेंट को टारगेट करते हुए प्लान्स वगैरह बनाने का इसका क्या होता है, काम होता है, ठीक है। और इसके बारे में सारे की सारी इन्फॉर्मेशन दी है, इसके फंक्शंस दिए हैं इस बार, है ना, एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के फंक्शंस दिए, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे ये वाला प्लान डेवलपमेंट वाला, तो उसके साथ ही ये हम लोग जोड़ के पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस, है ना, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी के नाम से आता था ये चैप्टर, थोड़ा सा नाम चेंज हुआ है इसका, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस इसको नाम दिया गया। और सब टॉपिक इसमें जो हमें पढ़ना है, इंडिया और इजराइल के रिलेशंस पढ़ने हम लोगों को, है ना, इंडिया और इजराइल के रिलेशंस। तो हम लोगों को पता है कि इंडिया और पैलेस्टाइन बहुत क्लोज था हमेशा से, लेकिन टेक्नोलॉजी में क्योंकि अब इजराइल उभरता हुआ जा रहा है, ठीक है, और इसी वजह से इंडिया जो है वो अपने टाइज को बहुत ज़्यादा मजबूत कर रहा है इजराइल के साथ। तो इजराइल के और इंडिया के कैसे रिलेशंस है ना, इंडिया के फॉरेन पॉलिसी, इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में हम लोग पढ़ेंगे कि इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशंस या फॉरेन पॉलिसी वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि इंडिया के दूसरे कंट्रीज के साथ रिलेशंस कैसे, ठीक है। उसी में एक सब टॉपिक एक्स्ट्रा सीबीएसई ने दिया हमें, जिसका नाम है इंडिया और इजराइल के रिलेशंस। इसके साथ साथ इंडिया का न्यूक्लियर पावर कैसा है, न्यूक्लियर प्रोग्राम कैसा है, कब से इंडिया मतलब न्यूक्लियर प्रोग्राम में कितना ज़्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है इंडिया, तो ये हम लोगों को जानने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, इसी वजह से सीबीएसई ने इसको प्रोवाइड किया। अगले चैप्टर के बारे में अगर हम लोग देखें, द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, तो क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर जो कि 5वां चैप्टर है या 6ठा चैप्टर है, इसमें हमारे
किताब में, ठीक है, उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी गई है JP नारायण के बारे में या जयप्रकाश नारायण के बारे में। जयप्रकाश नारायण जो है इन्होंने टोटल रिवॉल्यूशन के बारे में बताया था हमें, तो उसमें देखेंगे हम लोग टोटल रिवॉल्यूशन, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। इसके साथ साथ बिहार मूवमेंट, गुजरात मूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है ना। वैसे तो 1955 के आसपास इन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ दी थी, लेकिन 1977 में एक सबको लग रहा था कि ये प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनने की कोई इच्छा नहीं है। फिर बाद में मोरारजी देसाई को बना दिया गया था। तो इंपॉर्टेंट बंदा है कि इन्होंने टोटल रिवॉल्यूशन की बात करी थी। और टोटल रिवॉल्यूशन क्या है? संपूर्ण क्रांति या संपूर्ण स्वराज या संपूर्ण क्रांति वैसे कहा जाता है इसको, टोटल रिवॉल्यूशन को। तो ये आखिर में है क्या चीज़, है ना, इस चीज़ को देखेंगे हम लोग। फिर हम लोग आते हैं आगे, काफ़ी ज़्यादा दिया गया है जयप्रकाश नारायण के बारे में। फिर आते हैं राम मनोहर लोहिया के बारे में। राम मनोहर लोहिया एंड सोशलिज्म, तो सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर भी थे राम मनोहर लोहिया, ठीक है। और राम मनोहर लोहिया जो है वो सोशलिज्म के बारे में बताते हैं, तो पूरी की पूरी थ्योरी उनके बारे में, है ना, और इनके बारे में क्वेश्चन आता है, MCQ में भी आता है। फिर दीनदयाल उपाध्याय एंड इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के बारे में दीनदयाल उपाध्याय जो बताते हैं, उसके बारे में एडिशनल टॉपिक CBSE हमें देता है और कहता है कि बच्चों ये पढ़ के आना, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आ सकता है इसके बारे में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। 3 सब टॉपिक इस वाले चैप्टर में हमें दिख रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय के बारे में बहुत ज़्यादा दिया गया है इसमें। फिर आते हैं हम लोग एक और सब टॉपिक पे, डेमोक्रेटिक अपसर्जेस। डेमोक्रेटिक अपसर्जेस का मतलब क्या कि कहाँ कहाँ पर अपसर्ज हो रहा है, कहाँ पर इंडिया में, कहाँ कहाँ पर जैसे कश्मीर वाला इशू उठता है हमेशा, बार 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 बार। मणिपुर वाला हम लोग देख रहे हैं आजकल कि मणिपुर में भी लोग जो है क्या कहते हैं, लड़ाई कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो डेमोक्रेटिक अपसर्जेस भी होते हैं, बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं, बहुत सारे आंदोलन होते हैं। रेसलर्स के बारे में हम लोग देख रहे हैं आजकल, है ना, कि रेसलर जो है वो दिल्ली में बैठे हुए हैं, ठीक है, मांग कर रहे हैं किसी चीज़ की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कहाँ कहाँ पर डेमोक्रेटिक अपसर्ज हो रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें देखेंगे हम लोग, ठीक है। पहला डेमोक्रेटिक अपसर्ज का हुआ था, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में दिया गया है। आगे बात करें अगर हम लोग रीजनल एस्पिरेशंस के बारे में, तो रीजनल एस्पिरेशन में कश्मीर वाला इशू दिया है ना। तो 2019 में हम लोगों ने आर्टिकल 370 जो है वो हटा दिया था कश्मीर से, है ना। और आर्टिकल 370 2019 में किस तरीके से हटाया वो पढ़ेंगे अपन। प्लस कश्मीर के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है कि आर्टिकल 35A क्या है, आर्टिकल 370 क्या है। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने जाने वाले हैं, है ना। इसको छोड़ के नहीं जाना है बच्चों, बिल्कुल भी, क्योंकि इसको छोड़ दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत ज़्यादा। चैप्टर नंबर 8 जो हमारा रिसेंट डेवलपमेंट इंडियन पॉलिटिक्स, कल हम लोग देख रहे थे कि ये चैप्टर सबसे ज़्यादा नंबर में आने वाला है, यानी कि 8 नंबर में। तो इसके एडिशनल टॉपिक को तो बिल्कुल छोड़ के जाना मतलब पाप है, पाप, है ना। अगर छोड़ दिया इसको तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसमें हम लोग NDA 3 और NDA 4 के बारे में पढ़ेंगे। मतलब हम लोग पढ़ेंगे 2014 से लेकर 2024 तक, ठीक है। NDA 3 की गवर्नमेंट, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस थर्ड, यानी कि मोदी गवर्नमेंट 2014 से लेकर 2019 तक की, और मोदी गवर्नमेंट 2019 से लेकर 2024 तक की, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी गई है इसमें। और इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। और सब टॉपिक इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस, ये इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है। ये शायद पिछले साल नहीं था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, लेकिन इस बार दे दी गई है। इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस, in addition to schemes already existing, several socio-economic welfare schemes have been initiated to make डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस एक्सेसिबल टू द मासेस सच एज। तो कुछ स्कीम्स के बारे में बता रहा है ये, ठीक है। तो इसके बारे में देखेंगे अपन, जैसे कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, जिसमें वो सिलेंडर्स वगैरह बांटे गए हैं गरीबों को, है ना। तो उसके बारे में बता रहा है। स्वच्छ भारत अभियान हम सबको पता है ना। और जन धन योजना है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है, किसान फसल बीमा योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में हम लोग सुनते हैं, आयुष्मान भारत है ना। तो इन सारे के बारे में हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। ये सारे के सारे एडिशनल टॉपिक्स हैं हमारे, जो हम लोगों को पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर्स के साथ साथ, यानी कि हमारी जो दो किताबें हैं, बुक 1 और बुक 2, उन किताबों में जो चीज़ नहीं लिखी गई है तो CBSE ने उसको अलग से प्रोवाइड कर दिया। और CBSE ने कहा है हम लोगों को कि भैया क्या इसको पढ़ के आना, यहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अब CBSE अलग से प्रोवाइड कर रहा है, इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है और बोल रहा है कि क्वेश्चन पूछूंगा इसमें से, ठीक है। तो CBSE क्वेश्चन पूछेगा, तो इसको छोड़ के नहीं जाना है हम लोगों को। हो सकता है कि 10 मार्क्स के एडिशनल टॉपिक्स ही आ जाए, 10 मार्क्स के मतलब हर चैप्टर के, है ना, यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं जब CBSE एक्स्ट्रा कुछ ऐड करता है तो वहाँ से क्वेश्चन आने के, ठीक है। तो यही तक थी हमारी वीडियो आज की। आशा करता हूँ कि आज वाली वीडियो आप लोगों को बहुत 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 पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, मुझे दिखाइए बहुत 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 सारा प्यार। और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर मैं आप लोगों के सामने रोज़ बरोज़ आता रहूँगा। तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।